हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने भारत के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा फैक्ट है, टोटल स्टेट्स हमारे पास कितने हैं? तो आप बोलते हैं 28। ये है हमारे टोटल स्टेट्स। और यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो एट प्रेजेंट वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी है? आप बोलेंगे दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, और हमारे पास है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, और हमारा है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। फिर है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, और फिर है हमारे पास लद्दाख। अब आपको ये चीज़ देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर ये जो था ये पहले एक स्टेट था। इसको 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने जो आर्टिकल 370 को डिसॉल्व करा है, जिसके हिसाब से इसको क्या था, एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड था, वो हटा दिया गया है और इसको 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया है। अब ये जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये इतना रीजन हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, और ये हो गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। इससे पहले दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, ये भी 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। इनको भी हमने मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो अब हमारे पास क्या है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और वो ये हैं। पहले हमारे पास टोटल जो स्टेट्स थे वो कितने थे, 29। लेकिन हमने जम्मू एंड कश्मीर को क्या करा है, अलग कर दिया है और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो टोटल स्टेट्स अब कितने हो गए हमारे पास, 28। अच्छा, पहले हमारे पास टोटल कितने थे, 25 थे। फिर हमने 4 नए स्टेट्स बनाए। कौन कौन से? एक बनाया हमने छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरा हमारा जो था वो था उत्तराखंड। तीसरा जो था हमारा वो था झारखंड, और चौथा जो हमने बनाया था वो था तेलंगाना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है ये किस किस से हट के बने थे। जो छत्तीसगढ़ था वो हमने किससे बनाया था, MP से। उत्तराखंड हमने बनाया था UP से अलग होके। झारखंड हमारा बना था बिहार से अलग होके, और तेलंगाना हमारा बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो ये कंडीशन है आज के दिन में। एज ऑफ नाउ हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए हम दूसरा फैक्ट देखते हैं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो इंडिया स्टैंड्स एट सेकंड पोजीशन आफ्टर चाइना। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? तो आप बोलोगे चाइना, और उसके बाद कौन आता है, इंडिया। इंडिया की सेकंड पोजीशन है। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंडिया विल ओवरटेक चाइना इन द अपकमिंग ईयर्स। आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है चाइना को ओवरटेक कर लेगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा, UP। और लीस्ट पॉपुलस अगर स्टेट हम बोलें तो लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है हमारे स्टेट में? तो आप बोलोगे सिक्किम। ये हो गया स्टेट्स के बारे में। लेकिन अगर यहीं पर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है? आप बोलोगे दिल्ली की। और लीस्ट पॉपुलेशन किसकी है? तो आप बोलोगे लक्षद्वीप की। ठीक है, तो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो UP में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे कम है सिक्किम में। यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है और सबसे कम किस में है, लद्दाख में। अब एक होता है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट जो है वो कहाँ पर है? वो है बिहार में। ठीक है, ये मैक्सिमम है। और लीस्ट कहाँ पर है? लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश में है लीस्ट। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज नथिंग बट डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम द टोटल एरिया। जैसे अगर बिहार के केस में हम देखें तो बिहार की एज पर 2011 सेंसस कितनी है टोटल पॉपुलेशन? वो है, मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसकी टोटल पॉपुलेशन है बिहार की। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं बिहार के टोटल एरिया से, जो कि कितना है, 94,200 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये आ जाता है हमारे पास लगभग इतना। तो जो बिहार की
पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, 1102। तो ये टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई बिहार की। तो हमने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कि टोटल पॉपुलेशन को हम टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया की क्या पोजीशन है एरिया वाइज, 7th। और यही बात अगर हम किस में करें, इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स, तो हमारा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, और सबसे कम एरिया किस स्टेट का है, तो आप बोलोगे गोवा का। गोवा का लीस्ट है एरिया। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले ये जो मध्य प्रदेश है इसका एरिया सबसे ज़्यादा था, लेकिन जब इसमें से छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, इस पार्ट को, इस इतने पार्ट को हमने अलग कर दिया, तो अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, राजस्थान। राजस्थान हमारा स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है। वरना आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश कितना बड़ा था, ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश था इतना। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अर्लियर इट वॉज मध्य प्रदेश बट नाउ इट इज़ राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट क्या होता है, आपको सबसे पहले ये देख लो लिटरेसी रेट है किस किस का। तो नेशनल लेवल पे हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 74.04%। ठीक है, ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हम डाटा डिस्कस कर रहे हैं। तो 74.04% है हमारा लिटरेसी रेट। अब इसमें टॉप पे कौन सा है, तो आप देख रहे हैं हमेशा केरला ही रहता है टॉप पर। तो टॉप स्टेट विद मैक्सिमम लिटरेसी रेट वो आपका है केरला, और लीस्ट लिटरेसी रेट किसका है, वो है हमारा बिहार। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी किस स्टेट में है, आप बोलोगे केरला। सबसे कम लिटरेसी किस स्टेट में है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगर यही हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो किसकी है, लक्षद्वीप की। ठीक है, अब लिटरेसी रेट ये डिफाइन कैसे करते हैं, तो जो सेंसस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि अगर हम डेफिनेशन बोले, अ पर्सन who is 7 or above and can read write with understanding in any language is literate। कोई भी जना जो 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु का है, जो लिख सकता है पढ़ सकता है किसी भी भाषा में, उसको हम साक्षर बोलेंगे। तो इसके हिसाब से टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उस समय, उसमें से 74.04% लोग ऐसे थे जो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे किसी भी भाषा में। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कितनी बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि जब हम लिटरेसी रेट निकालते हैं तो हम किस उम्र के व्यक्ति को उसमें रखते हैं, तो 7 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, फिर एक हमारे पास है फॉरेस्ट एरिया। तो अगर नेशनल लेवल पे हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है उसमें से 24.56% ये है हमारा फॉरेस्ट कवर। ठीक है, नेशनल लेवल पे 24.56% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, हम ये बोल सकते हैं इंडिया के लिए। लेकिन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है वो किस पे है, वो मध्य प्रदेश पे है। ठीक है, ये स्टेट्स की बात हो गई। अब अगर परसेंटेज वाइज में बोलूँ कि परसेंटेज वाइज कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंट क्या है, एरिया जो फॉरेस्ट से कवर है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में लगभग 85.40% के आसपास जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर है। तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, मिज़ोरम में है। लेकिन अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में। अगर यहीं पर हम देखें मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको मैक्सिमम एरिया वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। एक आपने देखा होगा हमारी जो ये पौंडीचेरी है, जिसे अब हम पुडुचेरी बोलते हैं, इसमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये अलग अलग एरिया में लाई करते हैं।
इसमें है एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं यनम, वो यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा ये दे ही रखा है यहाँ पर, ये पौंडीचेरी, जिसे अब आप पुडुचेरी बोल रहे हो, ठीक है। इसके नीचे ही आता है कौन सा, कराईकल, ठीक है। और एक और इसका पार्ट है माहे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये 4 अलग अलग यूनिट है, ये चारों मिलके क्या बनाती है, पुडुचेरी बनाती है। तो यनम कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में लाई करता है। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों पार्ट कहाँ पे लाई करते हैं, तमिलनाडु में। और ये जो माहे है ये कहाँ पे लाई करता है, केरला में। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, ये चारों पार्ट कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कितने स्टेट ऐसे हैं जिनकी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है वो किस किस से मिलके बना है। आप बोलते हो उसमें 2 सदन है, कौन सा, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। तो द्विसदनीय हमारा क्या है, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा है। ऐसे ही जब हम स्टेट असेंबली की बात करेंगे तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो हम यही पता कर रहे हैं कि कितने स्टेट आज के दिन में ऐसे हैं जिनकी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ऐसे टोटल हमारे पास इस समय कितने स्टेट हैं, 6 स्टेट हैं। कौन कौन से स्टेट हैं उसमें, आप बोलेंगे तेलंगाना, इसके पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, महाराष्ट्र के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है और कर्नाटक के पास, ठीक है। तो ये 6 स्टेट है जिनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और कल भी जैसे हमने टर्म डिस्कस करी थी निमोनिक्स, इसके लिए आप क्या निमोनिक यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तू बी मान कर, ठीक है। टी स्टैंड्स फॉर तेलंगाना, यू स्टैंड्स फॉर यूपी, बी आई फॉर बिहार, एम ए फॉर महाराष्ट्र, ए एन फॉर आंध्रा और के आर फॉर कर्नाटका। तो ये निमोनिक है हमारा, इसको याद करने के लिए तू भी मान कर, ठीक है। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तो ये 6 हैं जिनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा ये वैसे तो लगभग एक जैसे ही कार्य करते हैं, इनकी वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस एक जो इनका मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, वेयर एज लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, कैन बी डिसॉल्व्ड। क्योंकि आपने देखा पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था इसके पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन हमने जब 5 अगस्त 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करा तो हमने इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल को ख़त्म कर दिया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। एक है हमारे पास कि जो अंडमान निकोबार, ये जो आइलैंड्स हैं, इनको सेपरेट कौन करता है, तो हमारा आंसर होता है 10 डिग्री चैनल। तो आप बोलेंगे 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ से होकर गुजरता है, वो किस किस को सेपरेट करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको सेपरेट करता है, लक्षद्वीप को किससे, मालदीव से। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक आप ये देखिए हमारे पास 23.5 डिग्री, ये जो है ये वाला लैटिट्यूड है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से है, ऑलमोस्ट इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है, इस तरह से।
तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स, या उनके नाम पूछ लेगा। तो टोटल 8 स्टेट से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, हिंदी में हम बोलते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो ये बिल्कुल इसी तरह से चलती है। तो आपका क्या है? गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, फिर आपका है त्रिपुरा, और फिर है आपका मिज़ोरम। तो ये है 8 राज्य जिनसे क्या है, और झारखंड भी है यहाँ पर। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके लिए भी एक निमोनिक है, आप चाहे तो उसके थ्रू से याद कर सकते हैं। उसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है, मीरा की जेसीबी जीएमटी पर है। अब जैसे मैंने आपको कल ही बताया, निमोनिक्स कुछ नहीं होगा, ये आप किसी भी तरह से इसको तोड़ मरोड़ के इस फॉर्म में रखें कि आप इसको आसानी से याद कर सकें, कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर MI ये जो है ये स्टैंड्स फॉर मिज़ोरम, ठीक है, RA फॉर राजस्थान, J फॉर झारखंड, C फॉर छत्तीसगढ़, B फॉर बंगाल, G फॉर गुजरात, M फॉर MP और T फॉर त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स डिस्कस करे हैं अबाउट इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जनरली एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपको ये क्लैरिटी होगी। कितनी बार जब हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो इस तरह के टर्म से हमें रूबरू होना पड़ता है। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तो जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप नहीं हो पाती। तो आई होप you now understand all these terms, and if you like this video, please share it with others. Thank you so much. Have a nice day.